चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देखे थे, लोकसभा से पास हुआ था 26 जनवरी और 15 अगस्त को मिला के 26 अगस्त 2013। राज्यसभा से पास हुआ एक हफ्ते बाद 2 सितंबर 2013। एक हफ्ते बाद फिर 10 सितंबर 2013 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 5 जुलाई 2013 से पूर्ववर्ती से लगा हुआ। ठीक है, विस्तार कहा तो संपूर्ण भारत में चैप्टर्स कितने 13, सेक्शंस कितने 45, शेड्यूल कितने 4। अध्याय 1 प्रारंभिक देखे थे, उसमें धारा 1 पूरा नाम था, संपूर्ण नाम विस्तार प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, धारा 2 में परिभाषाएं देखे थे, जिसमें पहली परिभाषा आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी के ICDS के स्थापित बाल देख रहे पर विकास केंद्र। ठीक है, ICDS का फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद सेंट्रल पूल देखे थे। सेंट्रल पूल क्या, अनाज का स्टॉक था, ऐसा स्टॉक जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार MSP पर खरीदे, दूसरा किसी अन्य योजना के लिए रखे रहे, या फिर TPDS के रखे रहे, आपदा के लिए रखे रहे, ऐसा अनाज का स्टॉक सेंट्रल पूल या केंद्रीय पूल कहलाता है। TPDS क्या था, तो एक ऐसा सिस्टम था, उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से पहुंचाया जाता था जो एसेंशियल कमोडिटीज को, जो कार्ड होल्डर उनको। पात्र परिवार कौन, जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत कवर है, एलिजिबल हाउसहोल्ड। उचित मूल्य की दुकान वो जो आवश्यक वस्तु 1955 की धारा 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त है। सामाजिक संपरीक्षा, सोशल ऑडिट जिसको बोला जाता है, वो क्या है, जनता द्वारा कोई भी कार्यक्रम योजना जो ग्राउंड लेवल पर है उसका जांच कर सकती है, ये सोशल ऑडिट कहलाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्य देखे थे, अफोर्डेबल प्राइस पर अनाज आवश्यक मात्रा पर उपलब्ध करना, और दूसरा था उसकी सुरक्षा संबंधी भी प्रोविजंस करना, उपबंध करना। ठीक है, अध्याय 2 खाद्य सुरक्षा हेतु उपबंध। धारा 3 में TPDS के अधीन पात्र गृहस्थ के व्यक्तियों को सहायता प्राप्त कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार, ये बात करता है। कितना मिलेगा, तो 5 kg प्रति महीना प्रति व्यक्ति, और लेकिन अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलो प्रति परिवार प्रति महीना। पात्र गृहस्थ की हकदारियाँ ग्रामीण क्षेत्र में 75% करने का संबंधित प्रावधान था, और शहरी क्षेत्रों में 50%। ठीक है, राज्य सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार खाद्यान्न के बदले गेहूं या आटा भी उपलब्ध करा सकती है। ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है, अल्टीमेटली देना राज्य सरकार को है, लेकिन किसके निर्देशानुसार के, तो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार। धारा 4 2 और 2+2 हम तो हमारे 2 करके याद किए थे, तो गर्भवती महिला या लैक्टेटिंग मदर, शिशुवती माताएं को पोषण सहायता मिलना था, निःशुल्क मिलेगा, आंगनबाड़ी से मिलेगा। शिशुवती माताएं मतलब उसमें बच्चे भी करोगे जो 0 से 6 महीने, आगे बच्चे संबंधी प्रावधान आता है। और अच्छा, एक और बात है, 6000 की किस्तों में प्रसूति सहायता, किस्तों में 6000 रुपये देना है, कम से कम 6000 रुपये प्रसूति सहायता देना है। ठीक है, महिलाओं को। फिर धारा 5 में बच्चों का पोषण सहायता था 14 साल तक, लेकिन 0 से 6 पहले ही माता के साथ कवर हो गया वो बच्चा। 6 से 6 आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन। उसका 6 से 14 स्कूल के माध्यम से, जिसमें वर्किंग डे में दिया जाएगा। फिर प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं स्कूल में स्वच्छ पेयजल व खाना पकाने की भी सुविधा उपलब्ध होगी, और नगरीय क्षेत्रों में केंद्रीय की रसोई हो सकती है, जहाँ से बन के पूरा खाना एक साथ स्कूलों में वितरित हो। ठीक है, फिर कुपोषण देखे थे, बाल कुपोषण का निवारण एवं प्रबंधन, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से पहचान की जाएगी। किसके माध्यम से पहचान की जाएगी, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट देगा स्थानीय निकाय, आंगनबाड़ी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य आयोग, केंद्र आयोग, बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं। इसमें आपको याद रखना कि पहचान किसके द्वारा की जाएगी, आंगनबाड़ी के माध्यम से। छत्तीसगढ़ वाले में कई जगह वहाँ पे स्थानीय निकाय आता, तो ये सब थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना है। ठीक, धारा 7 योजनाओं के क्रियान्वयन। धारा 4, 5, 6 में दी गई हकदारियों के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार योजना बना सकती है। धारा 7 में योजना देखे थे। ये सब आर्टिकल्स को लाइन से हम लोग रिलेट करके याद किए थे, क्योंकि एक में हमेशा नाम रहता है, दूसरे में डेफिनेशन रहता है, तीसरे में वहाँ से रिलेट कर लिए थे। छत्तीसगढ़ खाद्य में भी 3 प्रकार के परिवारों का अधिकार था रियायती दर पर प्राप्त करना। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही पाया, TPDS के माध्यम से सहायता प्राप्त राशि में पास प्राप्त करना। ठीक है, 4 वहाँ पे भी याद किए 2+2 करके, हम तो हमारे तो 4। फिर बच्चे हुए गए, तो बच्चे के लिए पोषण, फिर बच्चे क्या कुपोषणग्रस्त हो गए, इसमें डायरेक्ट कुपोषण हो गया, वहाँ हॉस्टल जाके कुपोषण हो गया। फिर यहाँ कुपोषित हुए तो योजना बनाना पड़ेगा, तो योजना था। ठीक है, उसके बाद भत्ता, 8 भत्ता। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता मिला तो सारी जनसंख्या आ गए। तो धारा 9 में जनसंख्या प्रतिशत का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर उनको पहचान करेगी, फिर प्रकाशन। ठीक है, तो अध्याय 3 फिर खाद्य सुरक्षा भत्ता से संबंधित है। धारा 8 बोलता है खाद्यान्न न दे पाने की स्थिति में भत्ता देना पड़ेगा। ये भी देखे। अध्याय 4 में पात्र गृहस्थों की पहचान के अंतर्गत धारा 9 देखे थे। TPDS के अंतर्गत ग्रामीण या शहरी जनसंख्या प्रदेश का निर्धारण कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, उसके बाद
फिर एस्टिमेटेड जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ये जो उस टाइम का जनसंख्या जो भी अवेलेबल है उसके आधार पर ये डिसाइड रहेगा, ठीक है। अब आगे धारा 10 में क्या था, पहचान करना। राज्य सरकार अधिशीघ्र अधिनियम प्रारंभ होने के 365 दिन के अंदर, 1 साल के अंतर्गत क्या करेगा, अंत्योदय के अंतर्गत पात्र परिवारों की या हितग्राहियों की पहचान करेगा, ठीक है। और बचे हुए हितग्राही टीपीडीएस के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो पहचान करना। फिर 11वां में पहचान करके उसका क्या प्रकाशन था, पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन, इतना क्लियर। अब ये टीपीडीएस में सुधार, ये देखे थे नहीं देखे थे, यहाँ से नहीं पढ़े, ठीक है। चलिए ये याद रहे कि इतना लगातार दूसरे तीसरे दिन रिवीजन हो रहा है, आज ये खत्म करेंगे इसको। अध्याय 5 टीपीडीएस में सुधार खत्म करने के मेन उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। सिर्फ इसको पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करोगे, हो सकते हो कि फेल हो जाओ। लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ के गए और इसको नहीं पढ़े तो हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं सॉल्व करोगे तो ये धाराएं याद नहीं रहेंगी। वहाँ देखेगा, माइंड क्लिक करेगा, फिर आप आओगे। जैसे कोई पूछता है फिर नहीं बता पाते, दिमाग में जोड़ डालते, उसके बाद वापस जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो रिटेन रहता है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना मेन उद्देश्य है, आज इसको मैं खत्म कराता हूँ। अध्याय 5 में टीपीडीएस में सुधार। अब धारा 12 कैसे सुधार करेगी, तो देख, केंद्र एवं राज्य सरकार टीपीडीएस में सुधार करेगी। टीपीडीएस का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। अब सुधार में क्या, कैसा सुधार, तो द्वार तक पहुंचाना, ठीक है। द्वार तक पहुंचाना, द्वार तक मतलब उचित मूल्य की दुकान में पहुंचाना, ठीक है। डोर स्टेप डिलीवरी बोला जाता है, द्वार तक पहुंचाना। आईटी का प्रयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया कंप्यूटर के डिजिटलाइजेशन लाना, ठीक है। ये सारे सुधार करेगी, ठीक है, टीपीडीएस में। और डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये सब लिखा हूँ। आधार और बायोमेट्रिक का प्रयोग, बायोमेट्रिक वो स्कैन, ताकि कोई भी धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। उचित मूल्य की दुकानें हेतु पंचायत या कोऑपरेटिव समूहों को प्राथमिकता, जैसे समूह मतलब जो लेडीज द्वारा बनाई जाती है ना, यहाँ पे भी जो कचरा उठाने आते हैं तो सब स्व सहायता समूह रहती हैं, महिला की लक्ष्मी, दुर्गा, संतोषी, सब माता के नाम पे। तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता, नगरीय निकाय को प्राथमिकता, ठीक है। उचित मूल्य की दुकानों तो पंचायत, कोऑपरेटिव समूह की, ये सबकी पहचान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर वितरित खाद्यान्नों में विविधता मतलब जैसे खाद्यान्न घर में भी देखिए, भले एक ही तेल में खाना बनता है या बनाते होंगे ज़्यादातर, लेकिन उसको भी तेल को चेंज करना चाहिए बोलते हैं, सुनिए, भले वही बचपन से खा रहे हैं ना जैसे, लेकिन फिर भी वो जो खाने का तेल रहता है वो चेंज करना चाहिए, दाल चेंज करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक। इवन नाश्ता भी बोलते हैं कि वही नहीं खाना, चेंज कर खाना चाहिए, ठीक। हाँ। कल से देवश्री भाभी का दायित्व जैसे टीपीडीएस में सुधार है, वैसे एकदम कहाँ से रहो, ठीक। फिर खाद्यान्न के बदले नकदी, फूड कूपन देने जैसी योजनाएं, जैसे खाना नहीं मिला, पैसा दे दिए, वो जाके पी लिया सुधार। फूड कूपन देने जैसी योजना, फूड कूपन बताया था वो जो ज्योति स्कूल वाला, कूपन मिला था, फोटोकॉपी करा ली थी, बस वैसे ही फूड कूपन। महिला सशक्तिकरण, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो करके सेम टू सेम पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण यहाँ पे भी और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा में भी महिला सशक्तिकरण, दोनों पॉइंट है। वहाँ अध्याय 8 में था, यहाँ अध्याय 6 में है। तो वहाँ अध्याय 8 मार्च महिला डे पड़ता है, वुमेन्स डे, ठीक है। तो अध्याय 8 में था, और जहाँ महिला आई मतलब खतरा, तो धारा 17 में देखे थे। यहाँ पे धारा 13 में है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, सेम पॉइंट है। वहाँ पे जो राशन कार्ड जारी होना था महिला के नाम पे होना था, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है। अब ये 13 मेरा ये सब महिला, ठीक है, महिला, तो धारा 13 को याद रख लेना, रिलेट कर लेना, 13 मेरा करके। तो पात्र गृहस्थ की मुखिया 18+ आयु की वरिष्ठ महिला सदस्य होगी राशन कार्ड में। इसका मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई परिवार है जिसको सहायता मिलनी है, तो जो राशन कार्ड होगा किसके नाम पे होगा, महिला के नाम पे, जो 18 साल की हो गई है या उससे 18+, ठीक। इससे क्या कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और अध्याय 6 वही बात करता है, महिला सशक्तिकरण। तो ये खाद्य पुरस्कार संबंधी वही किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, तो राशन कार्ड में उनका नाम, उनको मुखिया बनाया जाए, प्रमुख बनाया जाए, ठीक। अगर कोई महिला नहीं है, सपोज कोई छोटी 18 साल से कम उम्र के हैं, तो पुरुष सदस्य को बना दिया जाता है, बाद में चेंज करा दिया जाता है, कार्ड में उसके नाम ट्रांसफर करा दिया जाता है, ठीक है। तो वही बोला, अगर महिला 18 वर्ष की नहीं है तो उसके 18+ होते तक पुरुष सदस्य होगा,
उसके बाद में राशन कार्ड में मुखिया का नाम चेंज करा देते हैं। तो अध्याय 6 ठीक वैसे ही पॉइंट है जैसे वहाँ खाद्य सुरक्षा में पढ़े थे। शिकायत निवारण प्रणाली, वहाँ पे भी शिकायत निवारण प्रणाली में याद किए थे हम लोग, कॉल सेंटर, बहुत सारे नंबर वगैरह भी देखे थे। ठीक ठीक इसी प्रकार भी अध्याय 7 में यहाँ पे शिकायत निवारण प्रणाली है। और धारा 14 आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, इसको रिलेट कर लेना। ठीक है, धारा 14 में क्या है, शिकायत है, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली। कैसे करेगा आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, इसको बोलते हैं कि ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, इंटरनल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। ग्रीवियंस मतलब शिकायत, रिड्रेसल मतलब निवारण, सिस्टम मतलब प्रणाली। तो कैसे, कॉल सेंटर के माध्यम से, हेल्पलाइन के माध्यम से, नोडल अधिकारी के माध्यम से। नॉर्मली हर जगह क्या होता है, जैसे सिम भी खरीदोगे, कोई आप फोन खरीदोगे, कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, तो उससे रिलेटेड कॉल सेंटर्स, हेल्पलाइन नंबर ये सब होते हैं जिसमें आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो या अपनी समस्या बता सकते हो, समाधान। तो इससे रिलेटेड भी कोई अगर समस्या आ रही है आपको या अपना सुझाव देना चाह रहे हो तो उस पर कॉल सेंटर या हेल्पलाइन के माध्यम से आप दे सकते हो। तो ये आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत ये सारे संस्थान स्थापित करेगी। ठीक है, नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करेगी। ये क्या है, धारा 14 है। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये शिकायत निवारण प्रणाली अध्याय 7 में लाइन से 14, 15, 16, 17 ये रिलेटेड है आपस में। कैसे, तो देखिए धारा 14 में शिकायत निवारण प्रणाली कैसे, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन ये सब के माध्यम से। अब धारा 15 शिकायत अगर आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली से नहीं होती है तो DGRO जिला शिकायत निवारण अधिकारी उसके पास शिकायत की जाएगी। अब DGRO क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। ये राज्य सरकार लिखा ना, उसका मतलब है कि राज्य सरकार उसको अपॉइंट करेगी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, DGRO जिला शिकायत निवारण अधिकारी। अगर आप कॉल सेंटर में वहाँ से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप किसको कॉल करोगे, DGRO को। ठीक है, अब ये DGRO का अर्हता है मतलब होता है क्वालिफिकेशन, शक्तियाँ, पावर, पदावधि, उसका टेन्योर, वेतन भत्ते, उसके सैलरी आदि कौन डिसाइड करती है, राज्य सरकार करती है। उसी को नियुक्त करना है, उसी को ही डिसाइड करना है। अब देखो 14 में क्या था, शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत आपका कॉल सेंटर ये सब निर्माण करना था। ठीक, 14 ये याद रहेगा, 14 याद रहेगा। 13 में महिला, 13 मेरा से करके याद करा लीजिए। ठीक है, 11 तक देखो वहाँ देखे हम लोग, है ना। 4 में महिला थी, 5 में बच्चे थे, 6 में कुपोषण, 7 में योजना है, 8 में भत्ते, 9 में जनसंख्या वृद्धि के निवारण केंद्र सरकार द्वारा 9 में थे, है ना। 10 में उसकी पहचान, 11वां में प्रकटन, ठीक है, प्रकाशन, प्रकटन, डिस्क्लोजर। फिर 12वां में TPDS में सुधार। ठीक है, सुधार की बात करता है अध्याय 12। फिर महिला सशक्तिकरण 13। तो 12 को डायरेक्ट सुधार कर सकते हो, है ना। 12 में डायरेक्ट TPDS में सुधार याद कर सकते हो। कैसे याद करना, अभी के लिए देखो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं 17 खतरा कर से हम लोग महिला को याद कर लिए तो वहाँ पे याद कर लिए, फिर यहाँ पे 17 को किसी और चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ ना, तो जरूरी नहीं कि आप कंफ्यूज हो। क्यों, उस टाइम उसको याद कराने के लिए रिलेट कर लिए। ठीक है, जैसे किसी को चलाना हो बचपन में उंगली पकड़ा के, जब सीख जाता है उसके बाद उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती उसकी। तो ठीक उसी प्रकार उस टाइम याद कराने के लिए पर्पज से 17 खतरा रिलेट करा के याद कर दिए, तो वो धारा 17 भी याद रहेगा आपको, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, और यहाँ पे धारा 13 भी, 13 मेरा करके ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग में फिट बैठ जाता है। बार बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक खुद वो आपका डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि ये धारा 17 महिला सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ वाले में, धारा 13 महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय खाद्य वाले में है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रह जाता है। 12 में सुधार कैसे कर सकते हो, कुछ भी सुधार, ट्रांसफॉर्मेशन। 12 बजे के बाद मतलब समझ लीजिए आपका एक नया दिन चालू। हर रोज बोलते हैं ना, वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे, वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे। यहाँ से कोर्स ऐसे रिलेट कर सकते हो, मतलब हर रोज आपको सुधार करना होता है। 12 बजे के बाद एक नया दिन आया, आप सुधार किए, तो 12 में क्या है, TPDS में सुधार। 13 में 13 मेरा महिला से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके 14 में शिकायत, नॉर्मली शिकायत है 14 का। ठीक है, और उसके बाद शिकायत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन ये सब के माध्यम से। नहीं हुआ उसका समाधान, 15 में DGRO भी डिस्ट्रिक्ट जिले स्तर पे नहीं हुआ, DGRO के स्तर पे नहीं हुआ, आप जाओगे राज्य आयोग पे। ठीक है, राज्य आयोग पे जैसे RTA वगैरह के लिए भी रहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी लगाओगे, समाधान नहीं होता, एक अपीलीय अधिकारी होता है, वहीं ऑफिस का कोई अपीलीय अधिकारी होता है, वहाँ नहीं आएगा तो फिर राज्य आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे भी वही स्तर है, आपका कॉल सेंटर हेल्पलाइन से काम नहीं बन रहा है धारा 14 के तहत, तो आप धारा 15 के तहत DGRO, उसके बाद DGRO के भी आप जवाब से संतुष्ट नहीं हो तब भी आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इसी से रिलेट करें ना। 15 में राज्य आयोग का गठन है, 15 में राज्य आयोग का गठन। आगे देखिए पढ़िए,
15 में बोलता है, सॉरी 14-15 के बाद 16 में राज्य आयोग का गठन है। देखो डीजी आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य आयोग में कर सकते हैं। राज्य आयोग की स्थापना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाएगी। किसके द्वारा अधिसूचना जारी करके? किसके द्वारा करेगी? तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य आयोग कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा। अब ये राज्य आयोग में कितने मेंबर होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, प्लस एक सदस्य सचिव होगा जो संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर होगा। अब ये जो अध्यक्ष 5 सदस्य एक सदस्य है, इसमें कम से कम 2 महिला सदस्य होंगी और कम से कम एक ST SC होगी, एक SC और एक ST, ठीक है, क्लियर। अब बोलोगे 2 प्लस ये 2 4 हो गए, ऐसा नहीं। अगर 2 महिला है और एक महिला SC और एक महिला ST है तो वो कैटेगरी कंप्लीट हो गया। तो ये क्या बोलता है? अध्यक्ष रहेगा, 5 सदस्य रहेंगे और एक आपका सदस्य सचिव रहेगा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा। और ये जो मेंबर्स हैं इनमें एक ST एक SC और 2 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति निम्न में से की जा सकती है। ये अध्यक्ष और सदस्य है, इसकी नियुक्ति कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे कि किसी को भी उठा के बना दिया? नहीं, उसका कैटेगरी दिया हुआ है। पहला IAS/ या कॉमा राज्य सेवा के सदस्य हो, है ना। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या राज्य सेवा जो स्टेट सर्विस है वो यूनियन सर्विस हो जाता है, ये स्टेट सर्विस हो गया। इसका सदस्य हो या रह चुका हो, वर्तमान में हो या पहले का रह चुका हो। और कौन हो सकता है? तो जो संबंधित क्षेत्र, मतलब ये खाद्य नियम से रिलेटेड संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखता हो, ठीक है, ये सारे इसके अध्यक्ष और सदस्य में शामिल हो सकते हैं। आगे सामाजिक जीवन के ख्याति अनुभव प्राप्त व्यक्ति, सामाजिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो फेमस हो, ठीक है, जो सामाजिक जीवन में सोशल सर्विस में आगे हो, तो वो अपना संपूर्ण योगदान यहाँ पे दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी अध्यक्ष और सदस्य बनाया जा सकता है। और आगे लिखा हुआ संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने का प्रामाणिक रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, उस क्षेत्र में। जैसे प्रामाणिक रिकॉर्ड, जैसे संबंधित क्षेत्र में कई लोगों को छत्तीसगढ़ में भी पद्मश्री से रिलेटेड मिलता था, ठीक है, पद्मश्री से संबंधित मिलता था। तो आप वैसे क्या एक प्रामाणिक रिकॉर्ड हो गया, तो ऐसे कोई और सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है कि इस संबंध में सामाजिक सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक। इतना के लिए तो ये धारा 16 है। आगे देखना, राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि कितना? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अभी 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये क्या? जैसे अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष या सदस्य में से, तो सब उसका उम्र है 50 में 5 साल उसका कार्यकाल हो जाएगा। अब 5 साल जब खत्म होगा तो उसको आयु कितना रहेगा? 55, ठीक है। तो 5 साल या 65 साल जो पहले हो जाए। अब वो 62 साल में ही नियुक्त किया गया उसको, तो अब 62 से 65 पहुंचते तक 3 ही साल काम करेगा। अब 5 साल था तो ऐसा नहीं कि इस बार 5 साल पूरा करवाएंगे, 5 साल या 65 साल पहले आ गया, 62 के बाद 3 साल, तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर बोला जाता है, जो पहले हो जाए, ठीक, ये कंसेप्ट समझ आया। और जैसे उसका 65 साल नहीं हुआ है, एकदम डोकरा ढाकरा नहीं हुआ है, तो उसको क्या फिर से नियुक्त कर सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ, अगर आयु बची हो तो पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक। अभी राज्य आयोग जो बना रहे हैं, राज्य आयोग का स्थापना धारा 16 के अंतर्गत दिया हुआ है, इसका काम क्या? तो आदेश आयोग का कार्य क्या क्या? DRGO के विरुद्ध अपील की सुनवाई। अभी देखें धारा 15 में DRGO था ना, और DRGO क्या करता था? तो कॉल सेंटर हेल्पलाइन के नंबर से वहां नहीं हुआ शिकायत तो आप DRGO के पास कर सकते थे। तो 14, 15 और ये 16 कनेक्टेड आपस में। अब DRGO के विरुद्ध अपील की सुनवाई, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग मूल्यांकन करना, ठीक है, जो एक्ट है उसका क्रियान्वयन मतलब होता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं, उसका मॉनिटरिंग करना, ठीक। राज्य सरकार को सलाह देना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर विधायिका को देना, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर, इसको देना, विधानमंडल में प्रस्तुत करना रिपोर्ट तैयार करके। क्यों? इसी से रिलेटेड तो काम कर रही है, तो जितने भी जानकारियां हैं, जितने भी रिपोर्ट है बनाकर उसको भेजी जाएगी। अब राज्य आयोग के वेतन भत्ते राज्य सरकार देगी, वही गठन करना है, खर्चा भी उन्हीं को वहन करना पड़ेगा, ठीक है। राज्य आयोग के वेतन भत्ते कौन देगी? राज्य सरकार देगी, ठीक है। ध्यान रखना है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि उस पद पर रहकर वह दूसरा वित्तीय लाभ ले रहा हो। जैसे ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट देखे थे पॉलिटिक पढ़ते टाइम, ठीक वैसे कंसेप्ट है, लाभ का पद ले लिया, पहले सीधा सदस्य और कहीं और पैसा ले रहा, लाभ का पद ले लिया, ठीक है। पद की नैतिकता गरिमा को नष्ट
ना करें, मतलब अगर हटाया जा सकता है, क्यों? अगर कर दिया तो पद की रहती गरिमा को नष्ट कर दिया, तो उसको नहीं करना चाहिए बोल रहा है, अगर कर दिया तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, पद के अधिकारियों का दुरुपयोग करें। अब ये गरिमा, नैतिकता, गरिमा ये बहुत व्यापक शब्द हो जाते हैं, इसको किसी भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कुछ और क्राइम कर दिया तो एक गलत संदेश जाता है ना कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये क्राइम कर रहा है, तो वहां पे उस पर्सनल व्यक्तिगत वो क्राइम नहीं हो जाता, एक पद पर बैठा व्यक्ति को देखा जा जाता है, तो वो जो डेफिनेशन होगा नैतिकता और गरिमा में, तो ये बहुत व्यापक हो जाता है। किसी भी तरीके से एग्जांपल लेके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, बस याद रखना कि नैतिकता या गरिमा को नष्ट करे। अधिकारियों, अपने पद के अधिकारों का दुरुपयोग कर दिया तो भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक, मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो जाए अचानक से, ठीक है, ज़्यादा ही काम का टेंशन, फिर दिवालिया घोषित हो जाए, वो याद आ गया, आता था बॉल वाला। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसको हटा दिया जाए। ठीक, दिवालिया घोषित हो जाए तो ये सब केस में पद से हटाया जा सकता है। ठीक, इतना क्लियर? तो यहाँ तक 16 देखिए, 17 ये तो ये आयोग का उद्देश्य, आयोग का कार्य से रिलेटेड होगा, इतना याद करो। 17 देख के बता दूंगा किताब में से, धारा 17 में इसी में से कोई पॉइंट धारा 17 के अंतर्गत आता होगा। ठीक है, इतना याद करिए, है ना। ये इधर कॉन्फिडेंस होगा तो आगे वाला याद आएगा। पहला प्रयास कीजिए आर्टिकल्स को लाइन से याद करने का। आर्टिकल्स याद रह जाएंगे तो उसके अंदर का पॉइंट याद आ जाएगा। तुरंत महिला याद आ गया तो महिला के अंदर हाँ उसको फ्री में खाना, ठीक है, और 6,000 रुपये, ये सब याद आएगा। बच्चे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि 6 से 6 साल, 6 महीने 6 साल, फिर 6 से 14, ये सब कनेक्ट करते जाएगा। तो लाइन से आर्टिकल बता दिया कैसे याद करना है, यहाँ तक फोकस करिए। ठीक, चलिए लास्ट से बता दीजिए। चलिए मतलब धारा 1 में क्या है, धारा 1 में क्या है, नाम, इधर बाजू वाले नहीं, इधर प्रीति मैडम सही कहा है। दूसरा तीसरा ठीक है, सहायता प्राप्त मिलेंगे, बाकी सब मोबाइल से देख ले रहे हो। छोड़ो आगे बढ़ता हूँ। चलिए धारा 18 देखिए। राज्य सरकार से कनेक्ट करके राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार अधिसूचना द्वारा किसी आयोग, बॉडी को, आयोग या फिर बॉडी को राज्य आयोग की तरह कार्य करने हेतु शक्ति दे सकती है। जो पावर राज्य सरकार के हैं, ठीक, वही पावर किसी और बॉडी को भी दे सकता है। तो राज्य आयोग चल रहा था शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत कॉल सेंटर, फिर DGRS, उसके बाद राज्य आयोग, राज्य आयोग से रिलेटेड ये तो लाइन से कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो याद रख सकते हैं। धारा 18 में क्या, राज्य आयोग की तरह किसी और बॉडी को भी पावर मिल सकता है। ठीक है, धारा 19 भी, वो भी राज्य आयोग से संबंधित है। ये क्या बोलते हैं, 2 या अधिक राज्य संयुक्त राज्य आयोग रख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट PSC होता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट PSC, वैसे किसी एक से अधिक राज्य या दो से अधिक राज्य के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे JPSC होता है। तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहा है कि 2 या अधिक राज्य संयुक्त राज्य आयोग रख सकते हैं। ठीक, फिर धारा 20 में आयोग की शक्तियाँ हैं। धारा 20 में क्या है, आयोग की शक्तियाँ। इसके अंतर्गत तो क्या पावर्स है देखते हैं आयोग की। अभी तो आयोग देख रहे हैं, अब उसके पावर्स क्या है। शिकायत की जांच के दौरान सिविल न्यायालय की तरह शक्तियाँ रखते हैं। देखो, 2 तरीके के मामले होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल को इंग्लिश में सिविल ही बोलते हैं, और एक क्रिमिनल मतलब अपराधी। तो सिविल न्यायालय की तरह शक्ति रखती है कौन, ये आयोग। ठीक है, तो आयोग की शक्तियाँ क्या, शिकायत की जांच के दौरान सिविल न्यायालय की तरह शक्तियाँ रखते हैं। इसका मतलब सिविल न्यायालय जो कार्य करता है, ठीक है, इसका मतलब सिविल न्यायालय जो कार्य करता है वो कार्य आयोग भी कर सकता है। ठीक है, और इसके क्या क्या शक्तियाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाना, किसी साक्ष्य के आधार पर जांच करना, किसी दूसरे कोर्ट या ऑफिस से डॉक्यूमेंट मंगवाना, किसी व्यक्ति को समन करना, समन मतलब होता है बुलाना,
समन मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसके तहत आपको बुलाया जा रहा है, प्रस्तुत हुई यहाँ पे। ठीक, हाजिर करना, राजपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये सारे काम आयोग की अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आयोग के अधिकारी आपका शक्तियां के अंतर्गत आते हैं धारा 20 में। एक बार उसको रीड मारिएगा तो याद रहेगा। आगे देखिए, आयोग चाहे तो किसी मामले को दंडाधिकारी ऑब्लिक मजिस्ट्रेट को भी ट्रांसफर कर सकता है। लग रहा है कि इसको मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, तो किसको ट्रांसफर कर सकता है? दंडाधिकारी ऑब्लिक मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है। धारा 21 बोलते हैं आयोग की सुनवाई केवल इसलिए अविधिमान्य नहीं होगी क्योंकि आयोग में रिक्ति है और अध्यक्ष ऑब्लिक सदस्यों के चयन में त्रुटि है। अब ये क्या हुआ, देखो जो पॉलिटी पढ़ा तो वहां से कनेक्ट करके बताऊंगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव इसलिए नहीं रुका जाएगा कि किसी उसका जो निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ऐसा देखे थे। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में सपोज 1000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सपोज, तो 10 जगह रिक्त है पद, तो ऐसा नहीं कि उसका चुनाव नहीं रुकेगा। ठीक है, तो वैसे ही उसके कार्य अविधिमान्य, मतलब अविधिमान्य जो उसके फैसले हैं, जो उसके डिसीजन हैं, जो उन्होंने निर्णय लिया है, ठीक है, जो फैसला सुनाया है वो मान्य रहेंगे। अविधिमान्य नहीं रहेंगे, मतलब उसके फैसले मान्य रहेंगे। ठीक है, अविधिमान्य मतलब वो लागू रहेंगे, लीगल रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, उसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं हो जाएगी। तो पहला किस केस में आयोग में रिक्ति है, इस नाम से उसके फैसले जो है अविधिमान्य मतलब इनवैलिड नहीं कहलाएंगे, रिक्ति है तो भी वो वैलिड कहलाएंगे। और दूसरा, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाने के केस में, ये पढ़े थे राष्ट्रपति के केस के बता रहा हूँ, पॉलिटी में अगर वो पढ़े हो तो कनेक्ट कर पाओगे। उसको महाभियोग लगा के हटा दिए। ठीक है, तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। वो प्रस्ताव सपोज 4-5 महीने बाद पास हुआ और 4-5 महीने के दौरान राष्ट्रपति ही रहेगा, वो काम भी करेगा जैसे नॉर्मल राष्ट्रपति करता है, काम करेगा। लेकिन जैसी पद से हटा, रिक्त हो गया पद उसका, अब उस दौरान की जो उसकी घटनाएं हैं, उसकी जो कार्रवाइयां हैं या जो उसके द्वारा कार्य किए गए हैं, उसकी कानूनी स्थिति क्या होगी, तो इनवैलिड नहीं कहलाता, वो वैलिड ही रहता है। ठीक, वही चीज इसमें भी है कि अध्यक्ष या सदस्यों के चयन में त्रुटि, किसी भी गलत तरीके से कोई चयन कर लिया गया या कोई भी ऐसा फॉल्ट आता है, उसके बावजूद उसके जो फैसले रहेंगे वो मान्य रहेंगे, वैलिड रहेंगे, अविधिमान्य नहीं रहेंगे। अविधिमान्य मतलब इनवैलिड नहीं होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे मतलब वैलिड होंगे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं धारा 21। अब आगे देखिए, अध्याय 8 खाद्य सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की बाध्यता मतलब उसका ऑब्लिगेशन क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको कंपल्सरी करना है। तो क्या बाध्यता है, देखिए केंद्र सरकार की। अब देखो अध्याय 8 में धारा 12 के अंतर्गत केंद्र सरकार की बाध्यता देख रहे हैं। जस्ट धारा 23 आगे पेज देखोगे, धारा 24 है राज्य सरकार की बाध्यताएं। ठीक, उसका धारा 26 में स्थानीय निकायों की बाध्यताएं। तो ये भी धारा लाइन से 22, 23, 24, 25, 26, 27 आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे 14 से लाइन से 14, 15, 16, 17, 18 तक देखे थे, वैसे यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? 18, 19 तक देख लिए थे और 20 तक आपस में कनेक्टेड था। 21 भी आयोग से रिलेटेड है, तो वहाँ चालू हुआ था आपका 14 में शिकायत से संबंधित, ठीक है, कॉल सेंटर वगैरह। 15 में DGRO, ठीक है। 16 में आयोग की स्थापना। फिर 17 कौन सा मिसिंग था देख लो उसको। फिर 18 में राज्य सरकार जैसे किसी और राज्य सरकार किसी और बॉडी को राज्य आयोग जैसे पावर दे सकती है, वो भी 18 में। 19 में है आपका जेपीएससी जैसे होता है वैसे संयुक्त राज्य आयोग, संयुक्त राज्य आयोग मतलब एक राज्य के लिए एक राज्य आयोग नहीं, 2-3 राज्यों के लिए वो संयुक्त रूप से काम करेगी, तो 19 में था। फिर उसी आयोग की शक्तियां बात करते धारा 20, ठीक। और आगे 21 में क्या है कि उसके काम जो है वैलिड रहेंगे, ठीक, इनवैलिड नहीं माने जाएंगे। 2 केस देखे थे, उसके केस में इनवैलिड नहीं माने जाए। सारे आयोग से रिलेटेड है, 2-3 बार पढ़ोगे वो याद रहेंगे। फिर 22 से हम लोग देखते हैं खाद्य सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की बाध्यता। क्या बाध्यता है? राज्यों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न अपेक्षित मात्रा में आवंटन, पहला बाध्यता है, उसको पहुंचाना है। अभी केंद्रीय पूल क्या था, डेफिनेशन में देख चुके थे पहले, स्टॉक, अनाज का स्टॉक। तो अपेक्षित मात्रा में जितना रिक्वायर्ड है उतना पहुंचाना। दूसरा, केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न का उपार्जन मतलब जो स्टॉक है उसके लिए खाद्यान्न का उपार्जन मतलब खरीद करके वहां तक स्टॉक प्रॉपर भरना जितना स्टॉक नेसेसरी है। आवंटन का परिवहन मतलब जो अनाज वगैरह बांट रहे हैं, जो भी खाद्यान्न बांट रहे हैं, स्टॉक का बंटवारा हो रहा है, बांटा जा रहा है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना। फिर अंतर्राज्यीय परिवहन, अंतर्राज्यीय मतलब होता है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराना किसका बाध्यता है? केंद्र सरकार का बाध्यता है। फिर उठाई दुलाई, ये दुलाई क्या होता है पता नहीं, दुलाई क्या होता है? ढुलाई, अच्छा ढुलाई, ओके, ये दुलाई देख रहा हूँ, ये उठाई दुलाई और जो ये ठीक है। आप क्या सोचते हैं?
ठीक है, जो भी हो ढुलाई, ये सब काम आदि मार्जिन आदि के व्यय में राज्य का संयोग, मतलब उसमें जो पैसा खर्चा होगा उसमें राज्य का संयोग करेगी। ठीक है, अकेले ऐसा नहीं कि राज्य सरकारी वहन करे। तो ये सब काम, ये सब बाध्यता किसकी है? केंद्र सरकार की बाध्यता। क्या? राज्यों को केंद्रीय पूल से स्टॉक पहुंचाना, स्टॉक का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कुछ खर्चा हो रहा है उसमें राज्य आयोग का सहायता प्रदान करना, ये सब बाध्यताएं किसकी हैं? केंद्र सरकार की बाध्यता है। अब धारा 23 देखिए, अगर नहीं पहुंचा पाते, खाद्यान्न नहीं पहुंचा पाते, खाद्यान्न आपूर्ति में असफल रहने पर राज्यों को फंड्स दे देगी, उसके बराबर, उसके इक्विवेलेंट जो भी उसका अमाउंट होगा, मॉनेटरी वैल्यू जो होगा उसको प्रोवाइड करा देगी केंद्र सरकार। ठीक है, तो धारा 22 और 23 याद हो जाएंगे, करेक्टेड है। धारा 22 में उसको केंद्रीय पूल से, जो सेंट्रल पूल पड़े थे स्टॉक, वहां से स्टॉक पहुंचाना, नहीं पहुंचा पाई तो धारा 23 प्रावधान करता है कि उसके बदले उसको फंड दे दे, उसके मॉनेटरी वैल्यू के बराबर फंड दे दे। ठीक, इतना क्लियर। तो 22 और 23 देख लीजिए। अब उसके बाद आता है राज्य सरकार की बाध्यता है। ठीक है, राज्य सरकार की बाध्यता है। राज्य सरकार की क्या बाध्यता? देखो, योजनाओं के क्रियान्वयन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब केंद्र सरकार ने लागू तो कर दिया, अब उसको ग्राउंड लेवल पर चौक कौन करेगा? उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर उस योजना का, स्कीम का एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये सब काम देखना किसका? राज्य सरकार का है। तो योजनाओं के क्रियान्वयन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। आगे देखिए, टीपीडीएस के तहत केंद्रीय डिपो से खाद्यान्न का उठाव, उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार का है। हितग्राहियों तक पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है, अन्यथा खाद्य सुरक्षा भत्ता देना पड़ेगा। ठीक, संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था, संग्रहण केंद्र मतलब स्टोरेज सेंटर, तथा उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस देना भी राज्य सरकार का दायित्व है। ये सारे दायित्व किसके हैं? राज्य सरकार के। केंद्र सरकार के देखे वैसे ये राज्य सरकार का है। ठीक, अब आगे देखिए, अध्याय 10 में टीपीडीएस का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। तो धारा 22 आपका केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी थी। ठीक है, कुछ नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर नहीं स्टॉक पहुंचा पाया तो धारा 23 में क्या? फंड देगा। फिर 22-23 हो गया। 24 में क्या? राज्य सरकार की बाध्यता है। देखिए, जस्ट 25 में राज्य सरकार के बाद आता है स्थानीय निकाय, तो 22-23 केंद्र सरकार हो जाता है, 24 राज्य सरकार, उसका स्थानीय इकाई। स्थानीय इकाई मतलब लोकल बॉडीज मतलब जैसे गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ये सब होते हैं। यहाँ नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका होती है नगर स्तर पर, तो ये सब स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज कहलाती है, लोकल अथॉरिटीज कहलाती है। ठीक, तो टीपीडीएस का क्रियान्वयन, इसका एग्जीक्यूशन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लोकल बॉडीज का, स्थानीय निकायों का। बता दिया, पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, ये सारे लोकल बॉडीज में आते हैं। जस्ट आगे धारा 26 उसी से रिलेटेड स्थानीय निकायों की बाध्यता, ये स्थानीय निकायों की बाध्यता की बात करता है। तो 22 केंद्र सरकार की बाध्यता, 24 राज्य सरकार की बाध्यता, 26 स्थानीय निकाय की बाध्यता। उसके बीच में जो पॉइंट है वो आपस में कनेक्टेड है, तो उसको याद रखा जा सकता है। स्थानीय निकायों की बाध्यता क्या बाध्यता है? जो भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, वो बाउंड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं तो वो स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज को करना था। जैसे गोधन न्याय योजना लागू कर दिए, कौन लागू करता है? स्थानीय निकाय के माध्यम से खरीदी बिक्री हो रहा है। ठीक, तो वो ज्यादातर लागू स्थानीय निकाय करता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो योजनाएं ला रही है उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? स्थानीय निकाय से करेगा। ठीक, इतना क्लियर। अब अध्याय 11वां आता है। अध्याय 11वां पारदर्शिता एवं जवाबदेही। पारदर्शिता मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, और जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है देखते हैं। धारा 27 टीपीडीएस के अभिलेख पब्लिक डोमेन में रखा जाएंगे। 27 में 127 और उसका याद कहते हैं 127 शास्त्री याद किए थे जो डिलीट हो गया, वो याद आता। इस 27 में क्या है? टीपीडीएस के अभिलेख पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे। ठीक है, टीपीडीएस के पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिक कर देंगे उसको, कोई भी एक वेबसाइट होगा जिसमें जारी कर दिया जाएगा। ठीक, तो टीपीडीएस के अभिलेख, या अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्ड, अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड किसमें? पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे। 28 क्या बोलता है? यह सामाजिक संपरीक्षा की व्यवस्था करती है। यह दो तरीके से हो सकती है। सामाजिक संपरीक्षा पहले बताया सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट मतलब क्या? उसका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, योजना सही ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, वो सबका सोशल ऑडिट किया जा सकता है, उसको मूल्यांकन किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। तो दो तरीके से होता है। कैसे? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करे, प्राधिकृत अधिकारी मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर, किसके द्वारा? राज्य सरकार, या केंद्र सरकार स्वतंत्र किसी अभिकरण द्वारा भी सामाजिक संपरीक्षा करवा सकती है। तो एक राज्य सरकार द्वारा भी हो सकता है, केंद्र सरकार भी द्वारा हो सकता है। तो ये किसकी बात करता है? सामाजिक संपरीक्षा की बात करता है 28। ठीक, 29 में देखो सतर्कता समिति, विजिलेंस कमेटी बोलते हैं, विजिलेंस कमेटी। सतर्कता समिति के क्या कर? विजिलेंस कमेटी मतलब उस पर ध्यान रखना,
सही से काम हो रहा है, कि घूसखोरी हो रहा है, कि गबन हो रहा है, ये सब विजिलेंस कमेटी का काम रहता है। सतर्कता समिति धारा 29 में सतर्कता समिति के कार्य क्या है? योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना, और दूसरा कमियों की शिकायत DGRO से करना। और DGRO कौन से धारा में था बताइए? 15 में। 14 में तो शिकायत था, 15 में था, फिर 16 में राज्य आयोग था। ठीक, तो कमियों की शिकायत किससे करना? DGRO से करना। इतना देखिए, नहीं तो उड़ जाएगा आगे, इतना पहले स्टोर करिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद की धाराएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सभी धाराएं देखना एक बार जरूरी है। धारा 30 देखिए, अध्याय 12 के अंतर्गत धारा 30 आता है, धारा 30 और 31। तो धारा 30 क्या बोलता है, या अध्याय 12 क्या बोलता है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना या बढ़ाना। कैसे? धारा 30 के अंतर्गत दूरस्थ पहाड़ी जनजाति के लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाना। ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्रावधान उन तक भी पहुंचाना, उन लाभ उन तक भी पहुंचाना। किसके? तो जो जनजाति में रह रहे हैं, पहाड़ी रहे हैं, दूरस्थ कब्जे में रह रहे हैं, उन लोगों को भी पहुंचाना। ठीक है। धारा 31, ये प्रयास कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, धारा 31 यही बोलता है, बस इतना ही पॉइंट है इसमें। अध्याय 13 विविध है, मिसलेनियस है। 13 अध्याय थे, 13 चैप्टर्स, ये लास्ट चैप्टर है। ठीक, विविध में क्या? धारा 32, इसके उपबंध अन्य योजनाओं पर प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक, इसके उपबंध अन्य योजनाओं पर प्रभाव नहीं डालेंगे, या दूसरे योजनाओं पर प्रभाव डालने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आगे चल के एक आर्टिकल या एक धारा, एक सेक्शन इससे थोड़ा मेल नहीं खाता, मुझे उतना कुछ क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे बोल रहा है इसके उपबंध अन्य योजनाओं पर प्रभाव नहीं डालेंगे, दूसरे योजनाओं पे। और इसी के से मिलता जुलता कोई और योजना है, उसके भी प्रावधान रहे, इसके भी प्रावधान रहे, तो उसके प्रावधान इसको इफेक्ट नहीं करेंगे। ये वाला प्रावधान लागू होगा, राष्ट्रीय वाला लागू होगा, ऐसा कुछ बोला हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बस याद रखना, धारा 32 इसके उपबंध, इसके जो प्रोविजंस है, अदर जो स्कीम है उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे, उस पर इफेक्ट नहीं डालेंगे। धारा 33 में शास्तीय हैं, पेनल्टीज हैं। एक ही पॉइंट है उसमें, लोक सेवक या प्राधिकारी दोषी हो तो 5,000 रुपये तक पेनल्टी। लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट, या प्राधिकारी मतलब जो ऑथराइज ऑफिसर है, जो भी ऑथराइज पर्सन है या पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में है, जो उन्हीं लोग को ये सब ड्यूटीज मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो वो अगर दोषी पाया था तो 5,000 रुपये तक पेनल्टी दिया, उसका मतलब पेनल्टी लगाया जा सकता है। धारा 34 बोलते हैं आयोग किसी सदस्य को निर्णय हेतु प्राधिकृत कर सकता है। किसी सदस्य को निर्णय हेतु प्राधिकृत कर सकता है, मतलब आयोग किसी सदस्य को, किसी सदस्य मतलब आयोग उसके अध्यक्ष थे, मेंबर थे, अध्यक्ष थे, उसके मेंबर मतलब सदस्य थे। ठीक है, तो उसमें से किसी एक को निर्णय हेतु प्राधिकृत कर सकता है, मतलब इस संबंधी कोई निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। कौन करेगा? आयोग करेगा, राज्य आयोग। ठीक है। 35 बोलो, राज्य या केंद्र सरकार इसके द्वारा एक्सरसाइजेबल शक्तियां मतलब विधि बनाने के अलावा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। प्रत्यायोजित मतलब समर्पित, ऐसा कुछ होता है क्या? ट्रांसफर करना, प्रत्यायोजित। एक सेकंड, एक्सरसाइजेबल मतलब होता है जिसको एक्सरसाइज किया जा सके, जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके। प्रत्यायोजित का इंग्लिश वर्ड देख लेता हूँ। प्रत्यायोजन इंग्लिश, डेलीगेशन, समर्पित। हाँ वही दोबारा था, डेलीगेट करना, पावर डेलीगेट करना। तो राज्य या केंद्र सरकार इसके द्वारा एक्सरसाइजेबल शक्तियां मतलब जो एग्जीक्यूट किया जा सके, इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है, एक्सरसाइज किया जा सके। किसको छोड़ के? विधि बनाने से रिलेटेड, उसको छोड़ के बाकी सारे जो पावर्स हैं उसको किसी अधिकारी को डेलीगेट किया जा सकता है, कर सकती है। कौन करेगी? राज्य या केंद्र सरकार करेगी। कैसे करेगी? तो अधिसूचना जारी करके। ठीक है, कैसे जारी करेगी? तो अधिसूचना जारी करके। अब देखो इतने सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं तुक्का मारते भी बन जाता है। तुक्का कैसे? बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ये प्रावधान कैसे किया सकता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। संसद में संशोधन करके, तो अधिसूचना जारी करके, तुरंत अधिसूचना जारी कहीं कहीं लगेगा, कहीं कहीं तो ये पढ़ा हुआ। संसद में संशोधन जैसा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप एक बार बस गोथ्रू किए लोगे तो वो कीवर्ड्स आप पकड़ पाओगे, वहां से शायद ऑप्शन सटीक मार पाओ। ठीक है, तो ये डेलीगेट कैसे करेगा? पावर अधिसूचना जारी कर करेगा। धारा 36 ये बोल रहा था, धारा 32 और धारा 36 थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट स्टिल क्या प्रावधान है इसके अंदर बता देता हूँ। इस धारा के अंतर्गत जो अधिनियम के उपबंध होंगे वे नॉट विथ स्टैंडिंग, अध्यारोही मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग प्रभाव रखेंगे। अब ये क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग। इन स्पाइट ऑफ समथिंग मतलब किसी और चीज के होने के बावजूद, मतलब कोई और अधिनियम है इसी से मिलता जुलता, तो ये अधिनियम इस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। मतलब एक राष्ट्रीय खाद्य वाला अधिनियम जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी से मिलता जुलता कोई और अधिनियम बना हुआ है, तो ये दूसरा अधिनियम इस राष्ट्रीय वाले को प्रभाव नहीं डालेगा। अगर कोई टकराव होता है
तो ये राष्ट्रीय वाला मान्य रहेगा, प्राथमिकता उसको दी जाएगी। तो आगे वही बोला, अर्थात क्या, इस धारा में उपबंध किसी दूसरे धारा के उपबंध से असंगत होते हैं, असंगत मतलब इनकम्पैटिबल होते हैं, मेल नहीं खाते हैं, तो इस अधिनियम की धाराएं उपबंध पर अपना वह प्रभाव डालेंगी, मतलब राष्ट्रीय वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, नॉट स्टैंडिंग होता है उसका अध्यारोही का मतलब इंग्लिश में, या इंस्पाइट ऑफ समथिंग मतलब दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। धारा 37 बोलता है, धारा 37 में उपबंध है कि इस अधिनियम के तहत जो अनुसूची है उन अनुसूचियों में संशोधन संभव है। फिर कैसे संभव है, कोई संसद में संशोधन नहीं, अधिक अधिसूचना जारी करके, एक नोटिफिकेशन जारी करके किया सकता है। ठीक है, ये एक बार बस गो थ्रू करना जरूरी है, लास्ट के आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार गो थ्रू, क्या पता है ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो समस्या नहीं होनी चाहिए, एक बार बट रीड मारना जरूरी है। आगे 38 में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। 29 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, मतलब केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। 40 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, तो 40 में 40 रिलेट कर सकते हो। ठीक है, पावर्स है केंद्र सरकार। और इसके बाद सीधे आइएगा 43 में, 43-44 में। तो 43 बोलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो संस्थागत तंत्र बना है उनका उपयोग अन्य योजनाओं हेतु भी किया जा सकता है। संस्थागत तंत्र मतलब जो एक सिस्टम बना हुआ है, सपोज टीपीडीएस हो गया, एक प्रकार का ये भी सिस्टम है, राज्य आयोग बना हुआ है वो भी एक सिस्टम है, डीजीआरएस है, एक प्रकार के सबके सब क्या तंत्र इसके अंदर शामिल है, एक सिस्टम में शामिल है। इसका यूज अगर लग रहा है कि इस दूसरे योजना के भी मामले में किया सकता है तो वो किया जा सकता है। ऐसा उपबंध कौन सा, ऐसा प्रोविजन कौन से धारा में दिया हो, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 43। ठीक है, अपरिहार्य घटना मतलब एक शायद एक्सेप्शनल घटना होती है, अपरिहार्य मतलब इस केस में यहाँ पे सरकार बाध्य नहीं रहेगी कि आपको खाद्य पहुँचाना ही है। ठीक है, जैसे कैसे एक्सेप्शनल घटना, युद्ध आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आग लग गया कहीं पे, चक्रवात आ गया, ठीक, तो हो सकता है सारे फसल बर्बाद हो जाए, तो उस केस में बात देनी है कि आपको अपरिहार्य, वो एक्सेप्शनल होता है शायद तक, एक्सेप्शनल केस या देख लेता हूँ अपरिहार्य घटना। इंडिस्पेंसेबल, पता नहीं, आकस्मिक, जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल भी दिखा रहा है मीनिंग, इनएविटेबल मतलब तो इसको टाला ना जा सके, जैसे युद्ध हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तो इस केस में राज्य सरकार या केंद्र सरकार बाध्य नहीं रहेगी। ठीक, इतना क्लियर। ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का समापन। ठीक, अब पढ़ा एक अधिनियम, अच्छा क्या हो गया, अभी थोड़ा फास्ट हो गया क्या, बहुत सारे हैं सर, 44 हो गया, 19 का आएगा, 19 का अभी आएगा। हाँ, वो सर बोल रहे हैं 2019 का आएगा, अभी 45 बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, 107 धारा वाला है, इसके बाद करनी है, तो इसमें संतुष्ट हो जाओ। ठीक है।